So we'll start with question number first of today, that is question number 12. Two particles A and B moving in uniform circular motion in concentric circle, मतलब दोनों का सेंटर सेम है in short, of radii RA and RB respectively. The time period of rotation is the same. The ratio of angular speed of A and that of B will be. 2019 का PYQ है. It is so simple. पहले तो क्वेश्चन क्या है वो समझ लो अच्छे से. तो क्या है क्वेश्चन? दो पार्टिकल्स है A and B, they are moving in uniform circular motion in concentric circles of radius RA and RB. So what you have is two different circular motions of two particles, but the centers is same. मतलब concentric है. So let us say this is the center. दोनों का center same है. RA and RB is the radius of this. इसका पहले पार्टिकल का A, दूसरे का B. तो ये रेडियस है RA, ये है RB. आगे बोला है क्वेश्चन में द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम. टाइम पीरियड सेम है. द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ A टू दैट ऑफ B इज, बताओ, 1:1. क्यों? क्योंकि ओमेगा अगर आपको याद होगा तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड, करेक्ट. तो अगर टाइम पीरियड सेम है, तो अगर टाइम पीरियड ही सेम है तो 2 पाई बाय टी और 2 पाई बाय टी कैंसिल हो गया. 1:1. ऑप्शन नंबर डी. नथिंग, सिंपल. क्वेश्चन 13th. A particle starting from rest moves in circle of radius r. It attains a velocity of v0 meter per second in the nth round. Important, nth round. Its angular acceleration will be. तो पहले पार्टिकल रेस्ट पे था तो वेलोसिटी 0 था ऑब्वियसली, राइट. तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0. ये अभी सर्कल में मूव होना स्टार्ट हुआ, सर्कल का रेडियस r है और इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ v0 मीटर पर सेकंड इन nth राउंड. देखो क्या है, रेस्ट से जब स्टार्ट होता है पार्टिकल तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता है. तो एक राउंड के बाद कुछ स्पीड होगा, दूसरे के बाद और बढ़ जाएगा, तीसरे राउंड के बाद और बढ़ जाएगा, तो सब बढ़ते जाएगा. तो nth राउंड के बाद स्पीड कितना हो गया? v0. आपको पूछा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. तो हाउ डू यू फाइंड आउट एंगुलर एक्सेलरेशन इन दिस केस? v² इक्वल टू u स्क्वायर. ओके, सही है. v² इक्वल टू u स्क्वायर, आगे प्लस 2as. फाइन. तो v² इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. गुड. v फाइनल वेलोसिटी कितना बोला है? v0. तो v0 स्क्वायर, इनिशियल कितना है? 0. आपको पूछा है एंगुलर a इक्वल टू r अल्फा, क्योंकि हमको क्या पूछा है? अल्फा. तो a की आप क्या लिखेंगे? r अल्फा. s मतलब डिस्टेंस कवर्ड. एक राउंड में कितना डिस्टेंस? 2 पाई r. 2 में कितना? 2 × 2 पाई r. 3 में कितना? 3 × 2 पाई r. तो n में कितना? n इंटू 2 पाई r. तो 2 पाई r इंटू n हो गया. क्लियर? डन. तो दिस इज v0 स्क्वायर इक्वल टू 2 to 4 r स्क्वायर, राइट. 2 to 4 पाई r स्क्वायर अल्फा n. हमको क्या पूछा है? अल्फा. अल्फा इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर n. बताओ कहाँ पे है? v0 स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर n. ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A gramophone record is revolving with angular velocity omega. A coil is placed at a distance r from the center of the record. The static coefficient of friction is mu. The coin will revolve with the record if. अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी, लेकिन मैं बता देता हूँ वापस से एक बार. पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. अभी आपको ग्रामोफोन तो पता ही है क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन हुआ है ग्रामोफोन पे. हुआ है क्या? यस, स्टेट बोर्ड में हुआ था ग्रामोफोन का क्वेश्चन.
तो हमारे पास एक ग्रामोफोन है, ग्रामोफोन पे डिस्क होता है, जैसे सीडी डिस्क होता है वैसे ही एक डिस्क होता है। A gramophone record is revolving with angular velocity omega, so it is revolving about its own axis. A coin is placed at a distance r from the center. So you have a coin which is placed at a distance r from the center. So एक coin है, let us say you have a coin here which is placed at a distance r. तो यहाँ पे coin है, so this distance is r. अब the static coefficient of friction is mu. The coin will revolve with the record if the coin will revolve with the record. मतलब बेसिकली आइडिया ये है कि ये स्किड नहीं होना चाहिए, स्लिप नहीं होना चाहिए। अब एक बात समझ लो, आप इसको रिवॉल्व कर रहे हो ग्रामोफोन को, अगर आपने ग्रामोफोन का रिवोल्यूशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बिकम मोर देन फ्रिक्शनल फोर्स। जब तक फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तब तक ये कॉइन ग्रामोफोन के साथ रिवॉल्व होता रहेगा। तो जब तक फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तब तक क्या होता रहेगा, सर्कुलर मोशन। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया तो दिस कॉइन विल स्टार्ट स्किडिंग अवे। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द कॉइन टू रिवॉल्व विद ग्रामोफोन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन or equal to centrifugal force. Then what is force of static friction? Mu times of normal reaction greater than equal to, ये याद है आपको, mr ओमेगा स्क्वायर। mv स्क्वायर बाय r भी चलेगा, लेकिन आंसर ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में है तो इसलिए mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? mg, mm कैंसल। तो आपको पूछा क्या था, क्या पूछा है? रेडियस, ठीक है, तो रेडियस पूछा तो रेडियस फाइंड कर लेंगे। mm कैंसिल हो गया तो म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू r, तो r इज लेस देन और इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। तो देखो कहाँ पे है, सी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 15. A wheel has angular acceleration of 3 radian per second square, मतलब अल्फा की वैल्यू दी है। इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इनिशियल दिया है। इन टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स टाइम दिया है। इट हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ, तो सिंपल है, रोटेटेड थ्रू एन एंगल मतलब क्या पूछा है? थीटा। तो थीटा के लिए कौन सा काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज होगा? S इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, मतलब थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इज 0 क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अल्फा की वैल्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 दिया था और टाइम की थी 2 स्क्वायर इज 4/2। ओके, तो क्या आएगा आंसर? 6, पक्का 6, श्योर 6 में तो आंसर तो है नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी तो बराबर है कि सही है? नहीं तो क्या गलती है? ये याद रखना ना, ये यहाँ पे कुछ बोला है, इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 नहीं है, कितना है? 2 है। तो इनिशियल एंगुलर स्पीड कितना है? 2 है। तो नॉट एवरी टाइम पार्टिकल विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो ये 2 और ये भी 2, तो ये कितना है? 4 और ये कितना है? 6। तो आंसर कितना है? 10, ऑप्शन नंबर। ऑलराइट, तो अब ये जो अगला क्वेश्चन है दैट विल बी असाइनमेंट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 16 इजी है, यू आर सपोज्ड टू डू इट बाय योरसेल्फ। तो अभी हियर ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट गेटिंग सम असाइनमेंट्स आल्सो। तो ये असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन, दिस इज सम क्वेश्चन, इससे आगे एक्चुअल लेवल स्टार्ट होगा। अब वो तो थोड़ा बेसिक चीज थे, अब इसके आगे अच्छा क्वेश्चन आएंगे। 2021 एनसीईआरटी पेज नंबर 155, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ 200 सेंटीमीटर है एंड मास 500 ग्राम। तो इस रॉड का मास है 500 ग्राम, मतलब 0.5 किलोग्राम। इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क।
यहाँ पे एक वेज दिख रहा होगा, इस पे बैलेंस करके रखा है इसको, और ये वेज 40 सेंटीमीटर पे है, तो इस एंड से 40 सेंटीमीटर पे है। मैं वापस ड्रॉ करूंगा डायग्राम। A mass of 2 किलोग्राम is suspended from the rod at 20 सेंटीमीटर। तो ये 2 kg का मास है जिसको सस्पेंड कर दिया, कहाँ, कितने डिस्टेंस पे, ये 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड अनदर अननोन मास m, अनदर अननोन मास n is suspended from the rod at 160 सेंटीमीटर मार्क। तो 160 सेंटीमीटर पे एक और मास है m, as shown in figure। Find the value of m such that the rod is in equilibrium. Take g value as 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, और पहले पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। पूरे सॉल्यूशन में 10 से 15 स्टेप्स होंगे, फिर एक ट्रिक है, और ये ट्रिक बहुत जगह पे एप्लीकेबल है, तो अच्छे से समझ लो। तो व्हाट यू हैव इज अ रॉड 200 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो 200 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब मेजरमेंट आप स्टार्ट करोगे वन एंड से, तो ये 0 एंड है, 0 मार्किंग है, और ये 200 मार्किंग, क्योंकि लेंथ है 200 सेंटीमीटर। इसके बाद ये बोला है कि इट इज सपोर्टेड बाय अ वेज, और वेज कितने डिस्टेंस पे है, 40 सेंटीमीटर। तो नियर अबाउट समवेयर ओवर हियर, ये 40 सेंटीमीटर ऐसे अज्यूम कर लो। अभी क्या करेंगे, टू अज्यूम, थोड़ा इसका लेंथ और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये 200 है, तो सेंटर आएगा 100, 0 to 100, तो सेंटर इज समवेयर ओवर हियर, दैट इज 100। तो ये 100 सेंटीमीटर आ गया, और ये 40 सेंटीमीटर पे बोला है आपको, दिस इज एट 40 सेंटीमीटर, तो ये मार्किंग है 40 सेंटीमीटर का। यहाँ तक क्लियर, गुड। देन इसके बाद क्या बोला है कि 20 सेंटीमीटर मार्किंग पे एक मास आपने अटैच करके रखा है m। तो यहाँ पे एक मास है कितना, 2 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम मास, यहाँ पे आ गया 2 किलोग्राम का मास, कितने मार्किंग पे, 20 सेंटीमीटर पे। देन और एक मास है आपके पास विच इज अननोन मास m। तो यू हैव वन मोर मास हियर दैट इज एट 160 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये m kg होगा, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द मास, और यही तो फाइंड करना है। दिस इज m किलोग्राम, राइट। अभी किलोग्राम किलोग्राम को हटा देता हूँ फिलहाल, तो यू नो दैट वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ऐसा यूनिट। तो ये 2 kg और वो m kg। गुड, यहाँ तक क्लियर। तो क्वेश्चन पहले पूरा समझ लो। यू हैव रॉड, रॉड का मास भी है, रॉड का मास भूलना मत, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा। रॉड है, उसका मास है 500 ग्राम, उसका लेंथ है 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर बेसिकली। इट इज सपोर्टेड ऑन अ वेज, तो वेज पे बैलेंस रहिए। वेज है एट 40 सेंटीमीटर, एक साइड पे 20 सेंटीमीटर पे 2 किलोग्राम का मास सस्पेंड कर दिया, दूसरे साइड पे 160 मार्किंग पे 160 सेंटीमीटर पे दूसरा एक मास है m, और ये सिस्टम है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या पहले ये बताओ। फोर्सेस आर बैलेंस, वेरी गुड, लेकिन वो लीनियर मोशन में होता है। देखो आई एम टेलिंग, हाँ, टॉर्क इज बैलेंस, वेरी गुड। लीनियर मोशन, फॉर एग्जांपल एक बॉटल है यहाँ पे, इट इज नॉट मूविंग बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि फोर्सेस आर बैलेंस्ड। अगर मैं अभी इस पे एक अनबैलेंस फोर्स लगा दूं, आई एम पुशिंग इट, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है उस पे, फोर्स है एक्सटर्नल है और अनबैलेंस्ड है। एक्सटर्नल क्यों, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया, और मैंने एक ही साइड से फोर्स लगाया, दूसरे साइड से था क्या, तो बैलेंसिंग हुआ क्या, नहीं। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, लीनियर मोशन, राइट। वैसे ही एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है, रोटेशनल मोशन। यहाँ पे आपको बोला है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो कौन सा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्यों, ये सीसॉ जैसा हो गया ना, सीसॉ पे बैठे होंगे, राइट। अगर आप एक ही साइड पे बैठे हो तो इट स्टार्ट रोटेटिंग, अगर दूसरे साइड पे इक्वल वेट का कोई इंसान बैठ गया तो यू आर इन इक्विलिब्रियम विद दैट। मतलब वेज के सपोर्ट के एक साइड पे जितना टॉर्क है उतना ही दूसरे साइड पे है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, द टॉर्क ऑन वन साइड ऑफ वेज इज इक्वल टू टॉर्क ऑन अदर साइड। तो ये याद रखना, स्टार्टिंग आपको यहाँ से करना पड़ेगा, फिर मैं शॉर्टकट बता दूंगा, बहुत ट्रिक्स है इसके, छोटे छोटे ट्रिक्स है। तो रिमेंबर व्हेन दे से इक्विलिब्रियम मतलब दे आर सेइंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है यहाँ पे सिस्टम। तो अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता क्या है कि वेज के एक साइड में और वेज के दूसरे साइड में टॉर्क इज इक्वल। वेज मतलब यहाँ पे आपको वेज दिख रहा है, तो दिस इज वेज, दिस इज वेज, ये वेज का लेफ्ट साइड हो गया। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है।
तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द राइट साइड, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। सिंपल, एक साइड पे टॉर्क ज्यादा है तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज, दूसरी साइड पे ज्यादा तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। बट इक्विलिब्रियम में मतलब नो रोटेशन, मतलब टॉर्क इज बैलेंस। अब आपको ये देखना है कि टॉर्क टॉर्क कौन सा टॉर्क है दोनों साइड पे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? नहीं, थोड़ा सा आर है। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे ना फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क, आर एफ। यहाँ पे कौन सा फोर्स है राइट साइड में? भूल गया क्या? टॉर्क, दो टाइप के टॉर्क होते हैं, एक को बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स, एक को बोलते हो मोमेंट ऑफ कपल। मैं बता देता हूँ, अगर भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करता है तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क। अगर दो फोर्सेस मिलके रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं तो भी टॉर्क, लेकिन उसको मोमेंट ऑफ कपल बोलते हो। मोमेंट ऑफ फोर्स का एग्जांपल डोर। आप जब डोर ओपन या क्लोज करते हो तो सिंगल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, राइट? क्लियर? एक ही फोर्स लगाते हो ना एक साइड से, तब जाके डोर खुलता है। देन इमेजिन इमेजिन मेरे पास एक रॉड है और इसको मैंने सेंटर में पिवोट करके रखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिवोट? बताया था मैंने, फिक्स करके रखा है, राइट? तो इस केस में अगर मैं एक फोर्स नीचे लगा रहा हूं और दूसरा ऊपर लगा रहा हूं, दो अलग अलग एंड पे, तो दोनों फोर्स मिलके क्या करेंगे? रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? मोमेंट ऑफ कपल। और बाय डेफिनेशन अगर आपको पता होगा व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल का डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से एक फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर। ये है मोमेंट ऑफ कपल, दैट इज बिकॉज ऑफ टू फोर्सेस। अगर सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करेगा वो भी है। सपोज ये एक विंडो हो गया या डोर हो गया, वट एवर इट इज, और हमने इस विंडो या डोर को एक साइड पे फिक्स करके रखा है, एक साइड पे विद द हेल्प ऑफ समथिंग, जैसे हिंजेस होते हैं, बिजागरे, फिक्स करके रखा है। और हमने एक पॉइंट पे फोर्स लगा दिया, इस पॉइंट पे फोर्स लगा दिया। आपको याद है इस पॉइंट को क्या बोला था हमने? 11th स्टैंडर्ड मैंने बोला था 12th में काम में आएगा, पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन बोला था हमने इसको, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे आपने फोर्स लगा दिया, सिंगल फोर्स, और ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, इसको भी नाम दिया था लाइन ऑफ एक्शन। तो ये लाइन ऑफ एक्शन है। फिर मैंने ये भी बताया था कि इस लाइन ऑफ एक्शन का एक्सिस ऑफ रोटेशन से मिनिमम डिस्टेंस, उसको बोलते हो मोमेंट आर्म। ये डिस्टेंस मिनिमम नहीं है, मिनिमम डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो ये जो है इसको बोलते हो मोमेंट आर्म, दैट इज कॉल्ड एज आर। तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स, व्हाट इज टॉर्क? अगेन आर है। फोर्स और मोमेंट आर्म क्या है? परपेंडिकुलर। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टॉर्क? आर बार क्रॉस एफ बार। आर बार क्रॉस एफ बार मतलब आर एफ साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? 90। तो आर एफ। तो सिंगल फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आर एफ। और दो फोर्सेस का क्या है? आर एफ। देयर इज ओनली डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन ऑफ आर। यहाँ पे आर है सिंगल फोर्स का मिनिमम डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वहां पे आर है दोनों फोर्सेस का डिस्टेंस। वहां दो फोर्सेस थे, यहाँ पे एक फोर्स है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, अब आपको जब टॉर्क लेफ्ट साइड का और राइट साइड का कैलकुलेट करना है तो लेफ्ट साइड पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है और राइट साइड पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है वो देखना पड़ेगा पहले। तो मुझे बताओ लेफ्ट साइड पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? वेट, किसका वेट? ब्लॉक का वेट, मतलब 2g। तो ये आ जाएगा 2g। mg होता है ना वेट, तो 2g। और बाय डेफिनेशन टॉर्क क्या था? मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। फोर्स तो मिल गया, मोमेंट आर्म मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है? किस पे है? वेज पे। ये 20 सेंटीमीटर पे मास को तुमने लगा दिया और वेज कहाँ पे है? 40 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना है? कितना? 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। है that clear? 0.2। तो व्हाट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन लेफ्ट साइड?
फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 0.2 इंटू 2, दैट इज R इंटू एफ, राइट। तो लेफ्ट साइड का टॉर्क मिल गया। अब राइट का निकाल लो। अब राइट साइड में व्हाट इज द फोर्स mg, व्हाट इज द डिस्टेंस 160 माइनस 40 मतलब 120 मतलब 1.2 मीटर। तो टॉर्क ऑन राइट साइड, डिस्टेंस मतलब 1.2 mg, राइट, करेक्ट। तो ये दोनों हो जाएंगे बैलेंस। गलत, रॉड का भी मास है, खुद रॉड उसका मास। अगर ऐसा बोला होता मास ऑफ रॉड इज निग्लिजिबल तो अलग चीज थी, लेकिन यहाँ पे रॉड का भी तो मास है ना। और आपको पता होना चाहिए किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, जैसे रॉड, उसका वेट कहाँ एक्ट होता है, सेंटर ऑफ मास। आप बोलते हो माय वेट इज 50 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, मैं भी पूछूंगा बताओ तुम्हारा वेट एक्ट कहाँ हो रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ योर बॉडी, राइट। वी शुड लाई नियर टू द स्टमक समवेयर, वी डोंट नो अभी, लेकिन वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास कौन सा है, सेंटर है। तो यहाँ पे एक और फोर्स है, ये यहाँ पे एक और फोर्स है, ये फोर्स है 0.5 जी बाय 0.5, मास कितना था 500 ग्राम, मतलब 0.5 किलोग्राम इंटू जी, एम जी। यहाँ तक क्लियर। तो व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू रॉड, 0.5 जी इंटू डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये 100 है ना, सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर 100, 100 माइनस 40 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6, तो 0.6 तो डिस्टेंस आ गया। ये देखो राइट साइड में दो आएंगे, दो आएंगे, एक होगा लोड का और एक होगा रॉड का, 0.6 इंटू 0.5 जी। तो अंडर इक्विलिब्रियम टॉर्क ऑन लेफ्ट साइड इक्वल टू टॉर्क ऑन राइट साइड। टॉर्क ऑन लेफ्ट साइड आ गया 0.2 इंटू 2 जी, ये आ गया आपके पास 1.2 mg प्लस 0.6 इंटू 0.5 जी। जी यहां से कॉमन निकाल के कैंसल, 0.2 इंटू 2 0.4, 1.2 m, और ये 0.6 इंटू 0.5 है 0.3, इसको यहां शिफ्ट कर लोगे, 0.4 माइनस 0.3, 0.1 इक्वल टू 1/2 m, मतलब 0.1 बाय 1.2, तो m कितना आ गया 1/12 kg, 1/12, ऑप्शन नंबर करेक्ट। ये तो फुल फ्लैश मेथड। मैं वापस एक बार मेथड बताता हूँ, हमको ये नहीं करना है अभी लिखने के लिए, ठीक है, बट आई टेल यू शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ इट। इक्विलिब्रियम मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जहां पे भी रॉड एक या दो एजेस पे बैलेंस हो, यहाँ पे एक ही वेज है, दो भी बोल देंगे, बोलेंगे यहाँ पे एक था ए, यहाँ पे दूसरा वेज है बी, उस केस में भी कौन सा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब इस केस में क्योंकि वेज एक ही है, तो अगर ये बॉडी रोटेट भी होगी, मतलब रॉड रोटेट भी होगा, तो कहाँ पे होगा, वेज पे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, वेज। और इक्विलिब्रियम मतलब लेफ्ट साइड का टॉर्क और राइट साइड का टॉर्क हो गया बैलेंस्ड। क्या हो गया, बैलेंस्ड। गुड। तो पहले लेफ्ट साइड का टॉर्क फाइंड करो, व्हाट इज टॉर्क, डिस्टेंस इनटू फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। राइट साइड पे दो फोर्सेस थे, एक था रॉड का खुद का वेट 0.5 जी क्योंकि 500 ग्राम का उसका मास था, और दूसरा है एम जी। लेकिन ये 0.5 जी का डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर, और एम का कितना है 120, 160 में से 40 माइनस कर लिया आपने। तो ये भी बी केयरफुल, सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये डिस्टेंस आपके पास है 120 सेंटीमीटर मतलब 1.2 मीटर। तो दोनों साइड के आपने टॉर्क निकाल लिया और उसको इक्वेट कर दिया, इक्वल टू लिख दिया, हो गया डन। अब शॉर्टकट बताता हूँ, और ये शॉर्टकट बहुत काम में आएगा। टॉर्क इज आर एफ। तो जब तुम बोलते हो टॉर्क इज बैलेंस, मतलब तुम बोलो टॉर्क इज कांस्टेंट। टॉर्क इज बैलेंस मतलब टॉर्क इज कांस्टेंट। टॉर्क कांस्टेंट मतलब डिस्टेंस इनटू फोर्स इज कांस्टेंट, सिंपल। तो डिस्टेंस इनटू फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो लेफ्ट साइड पे जो भी फोर्स था वो था 0. डिस्टेंस कितना था 0.2, फोर्स कितना था 2 जी। राइट साइड पे दो फोर्सेस थे, एक था 0.5 जी, एक था एम जी, और 0.5 जी फोर्स का डिस्टेंस था 0.5
6 और इसका था 1.2। हो गया, यही इक्वेशन तो लिखा हमने, लिखा कि नहीं? यही 0.2 इंटू 2g, 0.2 इंटू 2g, 0.6 इंटू 0.5g, 0.6 इंटू 0.5g, 1.2 mg, 1.2 mg। तो सारा बाकी का स्टेप्स हटा दो, यूज दिस शॉर्टकट। तो एज ए ट्रिक डिस्टेंस इंटू फोर्स इज कांस्टेंट, डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो एज अ ट्रिक, और ये ट्रिक कहाँ यूज करनी है वो भी अच्छे से पता होना चाहिए, अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो जब सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, ओनली देन यू कैन यूज दिस ट्रिक। और आगे भी एक क्वेश्चन आएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी क्विकली। तो अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस इनटू फोर्स इज कांस्टेंट। और अगर ऐसा बोला होता मासलेस रॉड, तो लेफ्ट साइड पे एक फोर्स और राइट साइड पे भी एक ही फोर्स। और वैसे क्वेश्चन भी आएंगे, देखोगे आप आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन इज टू सिंपल, टू सिंपल। फाइंड द टॉर्क अबाउट ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3 j cap न्यूटन acts on a particle whose position vector is 2 k cap meter। पोजीशन वेक्टर आपको दिया है 2 k cap मीटर, मतलब r बार इज 2 k cap मीटर। फोर्स आपको बताया है हाउ मच, 3 j cap न्यूटन। व्हाट इज टॉर्क का फॉर्मूला, r बार क्रॉस f बार। तो 2 k cap क्रॉस 6 j cap, 6 नहीं 3। तो आपको पता है स्केलर को आप बाहर निकाल सकते हो, 2 और 3 को बाहर लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 3 ये बाहर आ गया, राइट। हाँ, 2 इंटू 3 इज 6, k कैप क्रॉस j कैप इज माइनस i कैप, तो आंसर इज -6 i कैप। और टॉर्क है तो न्यूटन मीटर में आता है, वो न्यूटन मीटर या फिर जूल आ गया। कहाँ पे है, -6 i कैप, ऑप्शन नंबर बी। टू सिंपल। आई होप ऑल ऑफ यू नो कि ये माइनस आई कैप कैसे आया। इज देयर एनीवन जिनको पता नहीं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स? इफ यू डोंट नो जस्ट टेल मी, आई रिपीट। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, ओके। देखो, आई कैप, जे कैप और के कैप ये होते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहला याद रखना, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, सिर्फ ये याद रखना है आपको। आई कैप क्रॉस जे कैप मतलब एक्स डायरेक्शन क्रॉस वाई डायरेक्शन इज जेड डायरेक्शन, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप। अब इसके बाद सिर्फ साइक्लिकली आई की जगह पे लिखो जे, तो जहां आई लिखता वहां के लिखोगे जे, जहां जे वहां के लिखोगे के, और जहां के वहां के लिखोगे आई, क्योंकि साइक्लिक है। और एक बार साइक्लिक करो, जे की जगह पे के की जगह पे आई और आई की जगह पे जे। तो अगर के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप है, तो व्हाट इज आई कैप क्रॉस के कैप, माइनस जे। हमारे पास क्या था, के कैप क्रॉस जे कैप। व्हाट इज जे कैप क्रॉस के कैप, आई कैप। तो व्हाट इज के कैप क्रॉस जे कैप, माइनस आई कैप। दैट इज साइक्लिक, डन। अगला क्वेश्चन, क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid cylinder of mass 2 kilogram and radius 4 centimeter is rotating about its axis। solid cylinder मतलब डिस्क, मतलब mr square by 2 at a rate of 3 rpm। rpm मतलब n, तो ओमेगा 2 पाई n, और rpm से rps में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो करते हैं हम लोग। the torque required to stop after 2 pi revolution is। torque required to stop after 2 pi revolution, इसके दो मेथड्स है। आई विल टेल यू वन ऑफ दीज टू मेथड्स, पर कोई बुक में दूसरा मेथड भी दिया होगा। तो जो मेथड मैं नहीं बताने वाला हूँ वो मैं ओरली बताता हूँ, सो दैट यू कैन ट्राई इट आउट। मैंने आपको एक क्वेश्चन में पूछा था, सपोज एक गाड़ी आ रही है और आपको उसको स्टॉप करना है, याद है?
तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। वो लीनियर मोशन था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अगर एक बॉडी रोटेटिंग है तो रोटेटिंग बॉडी के पास क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उसको स्टॉप करना है तो कितना वर्क डन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो वो एक मेथड है वेयर वर्क डन टू स्टॉप इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। तो वहां से भी सॉल्व होता है, वहां से भी सॉल्व होता है। लेकिन एक दूसरा मेथड भी है जी, पहले क्वेश्चन अच्छे से पूरा देख लो। मास दिया है, रेडियस दिया है, मतलब आई मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आपको एन दिया है, एन है 3 आरपीएम, और आरपीएस में कन्वर्ट कैसे करते हो, 3/60, तो 1/20 हो जाएगा ये। तो 3/60 मतलब 1/20 आरपीएस। तो आपको ओमेगा इनिशियल मिल जाएगा क्योंकि ये इनिशियल है, 2 पाई एन इनिशियल मतलब 2 पाई/20 मतलब पाई/10, और ओमेगा फाइनल इज 0 क्योंकि बॉडी विल फाइनली स्टॉप। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर। आपको पूछा है व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशन। आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशन, मुझे एक बात बताओ, एक राउंड में कितना एंगल कवर होता है, 2 पाई। 2 राउंड में 2 × 2 पाई, 3 राउंड में 3 × 2 पाई, एन राउंड में, तो 2 पाई राउंड में कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर। देखो 2 पाई राउंड में, एन राउंड में कितना एंगल हुआ, 2 पाई एन। यहाँ पे तुमको रिवोल्यूशन का नंबर ही 2 पाई बोला है। क्या बोला है, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशन, मतलब व्हाट इज टोटल एंगल, 4 पाई स्क्वायर रेडियन। क्लियर। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है ना, सी साइंटिफिकली स्पीकिंग, और JEE नीट वही क्रैक करते हैं जो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्रोच डेवलप करते हैं। तो देखो साइंटिफिकली स्पीकिंग क्या होता है ना, योर ब्रेन विल स्टार्ट थिंकिंग नाउ कि मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, थीटा है, ओमेगा फाइनल है, ओमेगा इनिशियल है, कितना है, क्या पूछा है, टॉर्क, और मास भी दिया है, रेडियस भी दिया है। तो योर ब्रेन विल स्टार्ट थिंकिंग कि टॉर्क पूछा है, आई तो मिल जाएगा। व्हाट इज टॉर्क और आई का रिलेशन, आई अल्फा, वेरी गुड। अब फिर आप बोलोगे अच्छा अल्फा चाहिए, अल्फा चाहिए, ओमेगा फाइनल है, ओमेगा इनिशियल है और थीटा है। टाइम नहीं है, टाइम होता तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम, ये होता अल्फा। लेकिन टाइम नहीं दिया है, क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। इसका एंगुलर फॉर्म अगर आपको याद होगा, अल्फा इक्वल टू ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। तो एंड ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज आई, mr स्क्वायर बाय 2। तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो फ्रॉम 1 and 2 you have a formula ready for torque. तो I is mr square by 2 and alpha is omega final square minus omega initial square by 2 theta. तो मास दिया है 2 दिया है ना, 2 किलोग्राम। आर दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब 4 × 10⁻², इसका करेंगे स्क्वायर। ओमेगा फाइनल है 0, ओमेगा इनिशियल पाई/8, ओमेगा इनिशियल इज पाई/10, तो पाई स्क्वायर बाय 100 क्योंकि पाई/10 का स्क्वायर, 2 × 4 पाई स्क्वायर क्योंकि थीटा कितना है 4 पाई स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल। तो दिस इज इक्वल टू 16 × 10⁻⁻⁴, माइनस क्योंकि ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल लिया, माइनस ये आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 100, पाई स्क्वायर बाय 100, और नीचे क्या है 8 पाई स्क्वायर, तो नीचे है 8 पाई स्क्वायर, तो नीचे है 8 पाई स्क्वायर। कैंसल कैंसल, 1 जा 2 जा, ये 100 ऊपर जाएगा 10⁻⁻², तो टॉर्क विल बी -2 × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर या फिर जूल। तो 2 × 10⁻6, ऑप्शन नंबर ए। अब बोलोगे नेगेटिव क्या है, क्यों आया, रिटार्डिंग है ये, दिस टॉर्क इज स्टॉपिंग द मोशन। अगर रिटार्डेशन है तो नेगेटिव आता ही है, वो तो नेगेटिव है, करेक्ट। तो अगर 2 ऑप्शन होते, एक में +2 × 10⁻6 होता है, एक में -2 × 10⁻6 होता है, तो कौन सा लिखते, माइनस, बिकॉज इट इज रिटार्डेशन। मैं एक बार आपको वापस से बताता हूँ कि हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन।
टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई इज mr²/2 क्योंकि सॉलिड सिलेंडर इज डिस्क, और अल्फा इज ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। ओमेगा फाइनल 0 है, ओमेगा इनिशियल π/10 है, वो कहाँ से आया, 2πn से आ गया। थीटा कहाँ से आया, 2π इंटू 2π 4π²। m पता है, r पता है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। बताओ। ओके, तो द थिंग इज सेकेंड मेथड, वो सेकेंड मेथड भी है, तो वो क्या है मैंने अभी बताया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नॉर्मली फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन यहाँ उल्टा है क्योंकि यहाँ पे इनिशियल ज्यादा है, फाइनल 0 है। तो वर्क डन, ये याद रखना, हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वो हमको बताता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन अगर लीनियर मोशन हो, लीनियर मोशन हो तो आप लिखते हो फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर एंगुलर मोशन है तो टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यहाँ पे टॉर्क, एक्स की यहाँ पे थीटा। फोर्स यहाँ पे टॉर्क, एक्स यहाँ पे थीटा, क्योंकि मोशन कौन सा है, एंगुलर। दिस इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आप बोलोगे नॉर्मली तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, अरे वो फाइनल माइनस इनिशियल तब लिखते हो जब फाइनल ज्यादा हो इनिशियल कम हो। यहाँ पे उल्टा है, फाइनल 0 है, इनिशियल ज्यादा है। तो टॉर्क थीटा इक्वल टू हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर माइनस 0। तो टॉर्क इक्वल टू हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन थीटा, राइट, करेक्ट। आपको पता है ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही चीज है, क्योंकि ये है आई बराबर आई, और ये ओमेगा फाइनल तो 0 हो जाएगा ना, 0 है कि नहीं है, ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। तो देखो वही तो है, वही है, आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। तो सेम फॉर्मूला, तो ये वन द सेम थिंग, इससे भी वही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व करके रखा है, फिर रिमेंबर, एक सिलेंडर था, उसके ऊपर स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को हमने खींच लिया, सिलेंडर रोटेट हुआ, और आपको पूछा था व्हाट इज एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा। 2 बार सॉल्व किया हमने ये, राइट। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आर एफ, तो आई अल्फा इक्वल टू आर एफ, तो अल्फा इक्वल टू, बताओ बताओ, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आर एफ, तो अल्फा इक्वल टू आर एफ बाय आई। अगर सॉलिड सिलेंडर हो तो mr²/2, अगर हॉलो हो तो mr²। और रोप इज बाउंड राउंड अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो, आर एफ अपॉन mr², कैंसल एंड कैंसल, तो f अपॉन mr, तो अल्फा इक्वल टू f अपॉन mr। फोर्स बोला है 30 न्यूटन का, 30 न्यूटन का। मास आपको दिया हुआ है कितना, 3 किलोग्राम, 3 kg, और रेडियस दिया है 40 सेंटीमीटर। 40 into 10⁻⁻², 1 जा 10 जा, 0 0 कैंसल, ऊपर जाके ये 100, 100/4 is 25, ऑप्शन नंबर बी। डन। So we have solved this already, so let's not waste our time in writing down this because you have already solved it. This is the third time the same question you are solving. Two rotating bodies A and B of masses m and 2m with moment of inertia ia and ib is greater than ia, have equal kinetic energy of rotation. If LA and LB be their angular momentum respectively, then ये क्वेश्चन 2-3 टाइप से आता है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, 2 बॉडी है A and B, मासेस अलग अलग है m और 2m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA और IB, और IB इज ग्रेटर देन IA होना भी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे, और जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा ही होगा। ज्यादा मास किसका है, बी बॉडी का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा किसका है, बी बॉडी का, तो IB इज ग्रेटर देन IA। दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, LA एंड LB आर देयर एंगुलर मोमेंटा। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन LA एंड LB, मैंने आपको बताया था, वापस बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ I omega square, right, multiply divide by I,
तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2i, सिर्फ आई कर लिया एडजस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर, क्योंकि आई ओमेगा क्या होता है एल स्क्वायर अपॉन 2i। क्या सेम है काइनेटिक एनर्जी, तो I इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो I इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। I इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो L इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ I। तो जिसका I ज्यादा उसका L भी ज्यादा। I किसका ज्यादा था B का, तो L किसका ज्यादा होगा B का, तो L B इज ग्रेटर देन LA। ऑप्शन नंबर ये है राइट मेथड। एक रॉन्ग मेथड भी है, वो करना नहीं है। तो बताता हूँ कहाँ गलती होती है। नॉर्मली क्या होता है ना, ये समटाइम्स वी डायरेक्टली थिंक अच्छा एल इक्वल टू आई ओमेगा, तो पता ही था ना हमको, सही है ना, तो फिर इतना क्यों किया हमने, इतना क्यों किया, उसका रीजन है। आप बोलोगे यहाँ से भी तो एल इज प्रोपोर्शनल टू आई आ रहा है, तो जिसका आई ज्यादा उसका एल ज्यादा। वाई दिस इज रॉन्ग? नंबर वन, यू डू नॉट नो इफ ओमेगा इज कॉन्स्टेंट। कहीं नहीं बोला क्वेश्चन में, कहीं बोला है ओमेगा के बारे में, कुछ भी नहीं बोला। तो जो पैरामीटर तुमको बताया नहीं उसके लिए अजम्पशन लेने नहीं, तुमको नहीं पता ओमेगा कांस्टेंट है कि नहीं। नंबर टू, इन्होंने एक चीज मेंशन की है कि काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, दोनों के लिए सेम है, बोला है इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर बोला है तो इक्वेशन में पहले काइनेटिक एनर्जी लाना पड़ेगा। यहाँ पे आया क्या काइनेटिक एनर्जी? नहीं। तो ये मेथड में भी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर दे रहा है और किसी और क्वेश्चन के लिए रॉन्ग आंसर देगा वो। तो रिमेंबर दिस इज रॉन्ग मेथड, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस। अगला क्वेश्चन, A uniform circular disk of radius 50 centimeter at rest, मतलब initial velocity is 0, is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passes through its center, मतलब its own axis। एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है, मतलब इट्स ओन एक्सिस, और डिस्क है मतलब mr square by 2। इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क, इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क। मुझे बताओ फोर्स क्या काम करता है? एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क क्या काम करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये यूसीएम नहीं है, ये नॉन यूसीएम है, क्योंकि टॉर्क लगा दिया मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया तो वो नॉन यूसीएम है। और अगर नॉन यूसीएम है तो दो एक्सेलरेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। तो एक एक वर्ड व्हेन यू रीड द क्वेश्चन दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट व्हेन दे से सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क। टॉर्क मतलब आई अल्फा, अल्फा इज नॉट जीरो, मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब दो एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा सेंट्रीपिटल एक होगा टेंजेंशियल। तो इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क which produces a constant angular acceleration। बोल भी दिया आगे कितना, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब अल्फा की वैल्यू दे दी। इट्स नेट एक्सेलरेशन, तो नॉन यूसीएम में नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, क्योंकि दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंटर में और एक टेंजेंशियल, और दोनों होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो आपको पूछा व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। आप देखो ऐसा है, जिनको नहीं पता डजंट मैटर, मैं बता दूंगा अभी। इफ यू डू नॉट नो दैट्स ओके, फाइन, यू आर लर्निंग नाउ। अभी है हमारे पास 1 साल। तो ऐसा है, हमारे पास एक डिस्क है विच इज रोटेटिंग, और अगर यूसीएम होता तो एक ही एक्सीजन होता दैट इज टुवर्ड्स सेंटर। नाउ सिंस इट इज नॉन यूसीएम, you have two acceleration, one is along tangent while the other is towards the center। और आपको पता है ये दोनों वेक्टर्स है, और दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट होता है along the diagonal। और आपको ये भी पता होता है फिर that resultant is under root of first vector square plus second vector square। तो आपको फाइंड करना है ये, मतलब आपको फाइंड करना है AC और AT। अब AC और AT कैसे फाइंड करेंगे? AT इज वेरी सिंपल, आर अल्फा, और आपको आर भी दिया है, आपको अल्फा भी दिया है। आर कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। अल्फा कितना दिया है 2, दिस इज 1, ऑफ कोर्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और AC, AC व्हाट इज AC? V स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर V ओमेगा। तो अभी देखो क्या दिया है, कैसे फाइंड करोगे?
ओके, टाइम इज गिवन 2 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा आपके पास r ओमेगा स्क्वायर। कौन सा ओमेगा? 2 सेकेंड के बाद, मतलब फाइनल ओमेगा। इनिशियल तो 0 है ना, इनिशियल तो 0 है, तो ये कौन सा ओमेगा है? फाइनल। तो r, व्हाट इज ओमेगा फाइनल का फॉर्मूला? ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर? तो ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि ओमेगा फाइनल क्यों? अरे ओमेगा इनिशियल तो 0 ही है, बॉडी रेस्ट पे था, तो तुम तो बोल दोगे कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 0 हो गया, आंसर नहीं आएगा। तो AC इक्वल टू r, व्हाट इज r? 0.5। ओमेगा इनिशियल 0, अल्फा की वैल्यू 2, टाइम की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर 16, उसका हाफ 8, तो इतना आ गया, AC आ गया 8। तो व्हाट विल बी रिजल्टेंट? ठीक है, अंडर रूट ऑफ व्हाट इज AC? 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर, तो कितना? 64 प्लस 1। और आपको आंसर वैसे ही पूछा है अप्रोक्सीमेटली, देखो यहाँ पे बोला था अप्रोक्सीमेटली। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64? तो व्हाट इज अप्रोक्सीमेट आंसर? तो ऑप्शन नंबर अभी अगला क्वेश्चन आपके लिए है असाइनमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 25 इजी है, विल बी असाइनमेंट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 26 वी विल सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, गुड। A rod of weight W is supported by two parallel knife edges A and B and is in equilibrium in horizontal position. The knife edges are at a distance D from each other. The center of mass of the rod is at a distance x from A. The normal reaction on A is. तो पहले तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करने के बाद यू हैव टू स्टार्ट विजुअलाइजिंग द क्वेश्चन। हमारे पास एक रॉड है जिसका वेट W है, और अभी आपको पता है कि वेट कहाँ एक्ट होता है? सेंटर ऑफ मास पे, मतलब यहाँ एक्ट होता है। तो जो वेट है W, इट इज राइट एट द सेंटर, so this is W. Then there are two knife edges. There are two knife edges A and B. यहाँ पे एक नाइफ एज है A और दूसरा उस साइड पे है B, A and B। और ये A और B दोनों का डिस्टेंस है D। They are at a distance D apart. They are distance D apart. तो ये डिस्टेंस है D, total distance is D। ये बोला था the center of mass of rod is at distance x from A. Center of mass of rod is at a distance x from A. तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x, तो ये कितना है? D minus x। वेरी गुड। तो दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज D minus x। यहाँ तक क्लियर? आपको पूछा है व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन A? व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन A? तो सबसे पहले टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अगर आप बैठे हो बेंच पे तो आपका वेट है एक्शन, बेंच लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, राइट? ये रॉड बैठा है, किस पे बैठा है? A और B पे, तो उसका वेट क्या है? एक्शन। और A और B ने मिलके जो लगाया वो है नॉर्मल रिएक्शन। मिलके मतलब ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, क्योंकि वेट एक्शन डाउनवर्ड्स था तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स होगा, तो ये आ गया NA और ये हो गया NB। और क्योंकि इक्विलिब्रियम है, मतलब अपवर्ड फोर्सेस ने किसको बैलेंस करके रखा है? डाउनवर्ड फोर्स को। मतलब आपको पहला इक्वेशन मिल गया Na प्लस NB, इक्वेशन नंबर 1। या फिर इसको रहने दो, बाद में दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 बाद में करेंगे। यहाँ तक क्लियर? कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो फोर्सेस आर बैलेंस्ड। मैंने अभी आपको भी एग्जांपल दिया कि आप बैठे हो, योर वेट इज एक्शन ऑन द बेंच, बेंच क्या कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है आप पे, तो बैलेंस्ड है। ये रॉड भी बैठा है किस पे? नाइफ एजेस पे, तो रॉड का वेट W क्या है? एक्शन। तो ये नाइफ एजेस क्या करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन रॉड दो नाइफ एजेस पे सपोर्टेड है, तो दोनों का रिएक्शन मिलके किसको बैलेंस करेगा? वेट को। W इक्वल टू Na प्लस NB। और इक्विलिब्रियम मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मैंने ट्रिक दिया था आपको, RF इज कांस्टेंट। वेरी गुड।
आर इंटू एफ इज कॉन्स्टेंट, मतलब डिस्टेंस इंटू फोर्स इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, आर एफ बोलो चलता है, डिस्टेंस इंटू फोर्स इज कॉन्स्टेंट। यहाँ तक क्लियर, राइट। तो अभी टॉर्क अगर आएगा, टॉर्क अगर आएगा तो फिर चलो टॉर्क आएगा तो आएगा, लेकिन बताओ फोर्सेस कौन कौन से टॉर्क को लाएंगे, एन और एन बी। लेकिन रोटेशन हो रहा है क्या, नहीं, तो ये आर एफ क्या है, कांस्टेंट। मतलब आर ए एफ ए इक्वल टू आर बी एफ बी। वैसे इससे भी एक शॉर्टकट हम कर सकते हैं, मैं बता ही देता हूँ अभी। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सेंटर एक्स, व्हाट इज फोर्स ड्यू टू ए नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फोर्स होता है। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम सेंटर डी माइनस एक्स, व्हाट इज फोर्स ड्यू टू बी एन बी। याद तक क्लियर। एक एक वर्ड, वेट इज बैलेंस बाय एन ए प्लस एन बी, और क्योंकि इक्विलिब्रियम था तो डिस्टेंस इंटू फोर्स इज कांस्टेंट। डिस्टेंस मतलब आर ए एफ ए इक्वल टू आर बी एफ बी। आर ए इज एक्स और एफ फोर्स ड्यू टू ए इज एन ए, आर बी मतलब डी माइनस एक्स एंड फोर्स ड्यू टू बी इज एन बी। यहाँ तक क्लियर, पक्का क्लियर। आपसे क्या पूछा है, एन ए नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए। एक बार ऑप्शंस देख लो, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए पूछा है, लेकिन चारों ऑप्शन में कहीं पे भी एन बी दिखता है क्या, नहीं। मतलब हमको इक्वेशन से एन बी को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे, यहां से आपको मिल जाएगा एन बी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एन ए, इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन नंबर 1 से एन बी इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स एन ए इक्वल टू डी माइनस एक्स एन बी, लेकिन एन बी क्या है, डब्ल्यू माइनस एन ए। तो एक्स एन ए इक्वल टू डी इंटू डब्ल्यू माइनस डी इंटू एन ए माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू माइनस प्लस प्लस एक्स इंटू, ये एक्स एन ए और वो एक्स एन ए दोनों कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद तुमको फाइंड क्या करना है, एन ए। तो जो फाइंड करना है साइड में लो इसको, डी एन ए। यहाँ पे क्या बचा, डी डब्ल्यू माइनस, तो क्या कॉमन निकलेगा, डब्ल्यू। तो डी माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू। तो व्हाट इज एन ए, डी माइनस एक्स डब्ल्यू बाय डी, राइट। डी माइनस एक्स डब्ल्यू बाय डी, डी माइनस एक्स डब्ल्यू बाय डी, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। एन बी पूछा होता तो दो मेथड से, अब एन बी पूछा होता तो पहले तुम लिखते एन ए इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एन बी, और वो एन ए करते यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, या फिर अब तुमने एन ए फाइंड कर ही लिया ना, कर लिया ना फाइंड, तो ये एन ए उठाओ, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो और सिंप्लीफाई करो। ये एन ए इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो, हो गया डन। कभी होता है ऐसा, गलती से हम एन ए निकाल लिए, फिर वापस से पीछे आके सारे स्टेप्स करने क्या, नहीं। ये एन ए उठाना, सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, हो गया सॉल्व। करके देख लो, आप कर ही लेते हैं, अभी कर रहे हैं तो कर लेते हैं। तो एन बी, व्हाट इज एन बी, डब्ल्यू माइनस एन डी, डब्ल्यू माइनस एन ए, व्हाट इज एन ए, डी माइनस एक्स बाय डी इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू आ जाएगा कॉमन, 1 माइनस डी माइनस एक्स बाय डी, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस डी माइनस डी प्लस एक्स बाय डी, डी माइनस डी, माइनस माइनस प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस होगा कि नहीं, तो डी माइनस डी प्लस एक्स, ये हो गया कैंसल। तो डब्ल्यू एक्स बाय डी, डब्ल्यू एक्स बाय डी, तो डब्ल्यू एक्स बाय डी भी है ना ऑप्शन में, डब्ल्यू एक्स बाय डी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एन बी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 26 हुआ, इसका आइडियली होना चाहिए 27, लेकिन 27 थोड़ा सा लेंदी है और इम्पॉर्टेंट है, तो आई डोंट वांट टू रश, तो ये मैं कल कंटिन्यू करूंगा। बट हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो थोड़े से टाइम में छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। 28, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 किलोग्राम एंड रेडियस 0.5 मीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। A massless string is wound around the cylinder with one end attached to it and other hanging freely. सिलेंडर के ऊपर अगर एक वायर या स्ट्रिंग को वाउंड किया है तो आई अल्फा इक्वल टू आर एफ,
सेम फॉर्मूला लगेगा। ओके, टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड to produce an angular acceleration of 2 revolutions per second square is angular acceleration of 2 revolutions per second square is। तो ऐसी बात है, हमने 3 बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी चौथी बार है। तो अभी इस स्टेज पे आपको पता है सिलेंडर के ऊपर वायर है, वायर को खींचा तो सिलेंडर रोटेट होगा, मतलब तुमको ऑलरेडी पता है आई अल्फा इक्वल टू आर है। अब तक अल्फा पूछ रहे थे, अब फोर्स पूछ रहे हैं। टेंशन मतलब फोर्स, और आंसर भी देखो न्यूटन 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 एंड न्यूटन, मतलब एफ पूछा है इन शॉर्ट, आई अल्फा बाय आर। और ये आपको बोला है सॉलिड सिलेंडर, मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा, और ये आ जाएगा आर। अब हमको एम पता है, यस, आर पता है, यस, उसके बाद अच्छा ये छोटा आर एक बड़ा ऐसा नहीं चलेगा, तो दोनों सेम, और उसमें से एक हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यू नो एम, यस, यू नो आर, यस, यू नो अल्फा, यस, अल्फा पता है ना, 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर, 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर है वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर? हाँ, 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है क्या? नहीं, 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर। एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल होता है? हाँ, तो फिर रिवोल्यूशन को लिखो 2 पाई रेडियन, बराबर ना, अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला? रिवोल्यूशन। हाँ, तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल? हाँ, तो फिर रिवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तुमसे गलती करवाने की कोशिश थी, सब पता है, सब पता है, लेकिन ये तुमने अगर अच्छे से पढ़ा नहीं तो गए, आंसर अलग आएगा। तो रिवोल्यूशन नहीं, क्या रेडियन, तो एक रिवोल्यूशन में कितना रेडियन? 2 पाई, तो आपको मिल गया अल्फा। अब आपके पास सब कुछ है रेडी, अब सिर्फ करना क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एफ इक्वल टू एम आर अल्फा बाई 2, एम था 50, आर था 0.5, 0.5, अल्फा 4 पाई अपॉन, सही है। देखो ऐसा है, ये 4 इंटू 50 200, 200 का आधा, क्योंकि आधा है 100, 100 का आधा 50 पाए हो गया 157, क्यों? पाए इज 3.14, सही है ना, 3.14, तो 3.14 इंटू 50 157 ही होता है। 50 इंटू 3.14, 53 जा 150, 50.14 जा 7, हाँ तो फिर 157, तो 157 ऑप्शन नंबर डी। चलो वो भी नहीं पता था, नहीं पता था मेरे को, क्या फर्क पड़ता है, 50 इंटू 3 तो मिनिमम है ना, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई? 3.14, तो कम से कम तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 53 का आंसर 150 के ऊपर है, एक ही तो ऑप्शन है 150 के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी 157। डन, दैट्स इट फॉर टुडे।